हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और हर बार की तरह इस बार भी हम एक नई वीडियो लेके आए हैं आप सभी के लिए। लास्ट वीडियो में हम कैनेडियन कॉलेजेस के कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ कनेक्ट हुए थे और उसके बाद मेरे को रिक्वेस्ट आया था कि आप यूएस के ऊपर भी एक वीडियो बनाइए। तो काफ़ी सारी रिक्वेस्ट करने के बाद हमने आज यूएस के कॉलेजेस के रिप्रेजेंटेटिव्स को कनेक्ट किया और आज हमारे साथ हैं मिस्टर आदित्य। सो वेलकम मिस्टर आदित्य। थैंक यू भरत जी। थैंक यू, आपने शो पे इनवाइट किया, मुझे अच्छा लगा आपसे मिलके। तो मैं आपको सभी को बताना चाहता हूँ कि मिस्टर आदित्य जो हैं वो यूएस में कम्युनिटी कॉलेज है फिलाडेल्फिया के बीच में, जिनके वो रिप्रेजेंटेटिव हैं। तो आज हम इनके साथ काफ़ी सारे टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे, काफ़ी सारी आपकी जो क्वेरीज हैं वो सॉल्व करेंगे। तो आदित्य जी, आप मेरे को पहले कम्युनिटी कॉलेज के बारे में थोड़ा सा बताएंगे, इसके बैकग्राउंड के बारे में, कब एस्टेब्लिश हुआ था और थोड़ा इस की प्रोविंस के बारे में। सबसे पहले मैं शुरू करना चाहूँगा, जो कम्युनिटी कॉलेज ऑफ फिलाडेल्फिया है ये पेंसिल्वेनिया में आता है, और पेंसिल्वेनिया न्यूयॉर्क के जिस बिल्कुल बॉर्डर शेयर करता है। अगर हम कम्युनिटी कॉलेज की बात करें तो ये 2 घंटे की ड्राइव पे है न्यूयॉर्क से। और न्यूयॉर्क है वो बॉर्डर शेयर करता है क्यूबेक और टोरंटो से। अगर आप मैप चेक करेंगे उसमें आपको क्लियर दिखेगा कि जो न्यूयॉर्क है क्यूबेक और टोरंटो से बॉर्डर शेयर करता है, और पेंसिल्वेनिया न्यूयॉर्क से बॉर्डर शेयर करता है। मतलब अगर आप सीधा बाय रोड कनाडा जाना चाहते हैं तो पेंसिल्वेनिया से 5 घंटे की ड्राइव पे, और न्यूयॉर्क 2 घंटे की ड्राइव पे है। ये एक वेल स्टैब्लिश सिटी है, और फिलाडेल्फिया पेंसिल्वेनिया की कैपिटल है, तो मेन डाउनटाउन में ही ये कॉलेज है। सो चलिए, आपने इसके बारे में काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया। तो अब पहला क्वेश्चन आता है स्टूडेंट की तरफ से कि इस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए कौन-कौन से ऐसे प्रोग्राम्स हैं जिसमें हम एडमिशन ले सकते हैं और क्या उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है? सर देखिए, प्रोग्राम्स की अगर बात करूँ, मेरे पास 70 से ज़्यादा 70+ प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं, जिसमें मतलब आप मेजर कोई भी स्ट्रीम लीजिए, चाहे +2 आर्ट्स है, कॉमर्स है, नॉन मेडिकल है, या फिर ह्यूमैनिटीज़ है, या फिर कुछ भी एडिशनल लेकर आता है, जैसे 10+3 ईयर्स का जो डिप्लोमा बच्चे करते हैं हमारे पॉलीटेक्निक के, वो बच्चे भी मेरे यहाँ एलिजिबल हैं। आप मेजर स्ट्रीम्स किसी की भी बात कीजिए, चाहे वो मेडिकल का है, इंजीनियरिंग का है, बिजनेस का है, या क्या कहते हैं, आप ह्यूमन सर्विसेज की बात कीजिए, ह्यूमैनिटीज़ की बात कीजिए, मेरे पास सारे प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं। मेरे पास जो प्रोग्राम्स अवेलेबल उनकी ड्यूरेशन 2 साल है। 2 साल का बेनिफिट ये है कि अगर मैं आपको बताऊं, अगर आप देखेंगे तो यूएस में जो आपको वीजा आता है वो 5 साल का ही मिलता है। जी। अब बेनिफिट क्या है कि जब बच्चा 2 साल की स्टडी लेके जाता है, उसके बाद वो 1 साल की ओपीटी के लिए एलिजिबल होता है, जिसमें उसको एक स्पॉन्सरशिप चाहिए होती है। अगर उसको स्पॉन्सरशिप मिल जाती है तो उसका वीजा H1B में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद वो फुल टाइम बच्चा वहाँ पे काम कर सकता है। बाई चांस किसी कंडीशन की वजह से बच्चे को स्पॉन्सरशिप नहीं मिलती है, H1 नहीं ले पाता है, तो बच्चा 2 साल और अपनी स्टडी कंप्लीट करेगा, वो बैचलर डिग्री लेगा। उसके बाद फिर वो 1 साल ओपीटी के लिए एलिजिबल हो जाता है। तो इन दैट केस 2+1+2+1, यानी टोटल उसको 6 साल का वीजा मिलता है और 6 साल का स्टे मिल जाता है यूएस में। दैट्स ग्रेट, दैट्स अब ग्रेट। इसमें कंडीशन ये है, सॉरी मैं रोक रहा हूँ, इसमें कंडीशन ये मिल जाता है कि जब बच्चा 2 साल कंप्लीट कर लेता है, उसका जब 1 साल ओपीडी ले लिया, अगर बाई चांस उसको नहीं मिलता तो उसको बैकअप लेके चलता है। जी। प्रॉब्लम क्या आती है, जब बच्चा 4 साल की स्टडी लेके जाता है बैचलर डिग्री, उसके बाद उसको 1 साल की ओपीडी मिलती है। ओके, अगर बाई चांस उसको ना मिल पाए तो वो उसके पास स्टे बैक का ऑप्शन नहीं बचता। ओके, तो दैट्स ये ग्रेट। थोड़ा सा प्लस पॉइंट है जो मेरे हिसाब से लगता है, जो बिल्कुल, बच्चे इस चीज को कंसिडर कर सकता है। बिल्कुल। और मेरे पास इसके अलावा कुछ और मतलब पॉइंट्स हैं आपके लिए। अब I-20 का एक पॉइंट आता है, जी। क्योंकि ये फर्स्ट क्राइटेरिया रहता है हर बच्चे की सिलेक्शन के लिए। अब डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं तो I-20 यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस, अगर मैं बात करूं, अभी अगेन इसका टाइम ड्यूरेशन कई बार 2 मंथ से 3 मंथ भी जा रहा है। जी। तो क्या आप बता सकते हैं कि कम्युनिटी कॉलेज कितने टाइम के बीच में I-20 स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कर देता है? सर कम्युनिटी कॉलेज के थोड़े से गाइडलाइंस डिफरेंट है। हमें इनिशियली डॉक्यूमेंट्स बच्चे के एकेडमिक के साथ साथ फंडिंग भी चाहिए होती है। अगर बच्चा जेन्युइन तरीके से फंड हमें शो करता है और टाइम पे देता है, तो हम विद इन 1 वीक हम बच्चे को 7 वर्किंग डेज में ऑफर लेटर देते हैं। उसके नेक्स्ट 7 वर्किंग डेज में उसको I-20 हम इशू कर देते हैं। और सबसे खास बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम ऑफर लेटर के लिए कुछ भी चार्ज नहीं करते, और हमारा I-20 भी टोटली फ्री है। दिस इज़ द बिगेस्ट पॉइंट। अगर मैं बात करूं, काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ में हम स्टूडेंट्स के लिए अप्लाई करते हैं और यू वुडेंट बिलीव कि 14 से 15,000 इंडियन करेंसी के अकॉर्डिंग उनकी जो फ़ी है I-20 की वो पे करनी पड़ जाती है। और इसके बाद काफ़ी सारे फाइनेंसेस बच्चों को पहले ही फेस करने पड़ते हैं। I-20 सर्विस फ़ी, इंटरव्यू फ़ी, काफ़ी कुछ देना पड़ता है। तो अब जैसे कि हम बात कर रहे हैं I-20 की, तो मेरे दिमाग में इंटरव्यू का भी एक पॉइंट आया है, क्योंकि काफ़ी सारी ऐसे केसेस होते हैं जिसमें एजेंट्स या स्टूडेंट को कुछ
प्राइवेट ट्यूटर्स जो हैं हायर करने पड़ते हैं इंटरव्यू की प्रिपरेशन करने के लिए, और दे नीड टू पे हेफ्टी अमाउंट, कई बार 40 से 50,000 तक भी पे करना पड़ जाता है। तो क्या आपकी कॉलेज की तरफ से स्टूडेंट को इंटरव्यू के लिए कोई प्रिपरेशन करवाई जाती है? जी सर, मैं आपको बताना चाहूँगा, देखिए इंटरव्यू का जस्ट एक आप कह सकते हैं कि एक उन्होंने माइंडसेट बना रखा है बच्चों ने, जिसको देख के वो घबरा जाता है कि इंटरव्यू बहुत डिफिकल्ट होगा। अगर आप ऑस्ट्रेलिया की बात कीजिए, उसमें भी तो जीटी होता है जो बच्चे को क्लियर करना पड़ता है, और देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया का जीटी यूएस से ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड और कन्फ्यूजिंग है। लेकिन उसमें क्या है कि बच्चे का मोस्टली टेलीफोनिक होता है तो वो बात कर लेता है। जब हम किसी के सामने इंटरव्यू देते हैं, खुद को प्रेजेंट करते हैं, तो थोड़ा सा हमें वो शाय फील होता है, हम घबरा जाते हैं, जिसकी वजह से दिक्कत आती है। अदरवाइज वो आपसे ऐसा कुछ नहीं पूछते, मतलब वो सिर्फ आपका इंटेंशन जानना चाहते हैं कि आपका इंटेंशन क्या है, आप यूएस क्यों जाना चाहते हैं। और मैं बताना चाहूंगा भरत जी कि पहले तो आपके एंड से बच्चे को सपोर्ट मिलेगी, उसके बाद हमारी टीम सपोर्ट करती है बच्चे को पूरी इंटरव्यू प्रिपरेशन में, और ऊपर से कॉलेज का इंटरनेशनल टीम भी बच्चे की हेल्प करेगा इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए। दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। तो चलिए ये तो रहा इस चीज़ का। और आपको पता है इंडियन मेंटेलिटी क्या रहती है कि मेरे को जाके पीआर के लिए अप्लाई करना है। सो दिस इज माय लास्ट क्वेश्चन। पीआर के लिए स्टूडेंट को अप्लाई करना होता है, उसको लगता है यूएस स्ट्रिंजेंट है, यूएस जो है स्ट्रिक्ट है, वो इजीली पीआर नहीं देता, और इवन स्टडी कंप्लीट करने के बाद स्टूडेंट का स्टे बैक नहीं होता, उसको वापस आना पड़ता है। तो आप क्या इस मिथ को या इन र्यूमर्स को कैसे जस्टिफाई करते हैं, कैसे आप इसको टैकल करते हैं, थोड़ा सा इसके ऊपर बता पाएंगे? भरत जी, बड़ा सिंपल सा आंसर। देखिए, मैं इसके बारे में कुछ बोलूंगा, लोग उसका कुछ और मतलब निकालेंगे, बहुत सी चीज़ों के बहुत से आंसर मिलते हैं। सिंपली अगर आप गूगल सर्च करेंगे तो आप एक चीज़ देखेंगे, जो बच्चे पढ़ने वाले हैं, जो अच्छा पढ़ाई करते हैं, जो मतलब जिनके एजुकेशन पे फोकस है, वो स्टडी कंप्लीट करने के बाद यूएस मूव ऑन कर जाते हैं। यूएस एक ऐसी प्रोमिनेंट इकोनॉमी है जहां से बच्चा वापस कनाडा नहीं प्रेफर करता, और वहां पे लाइफस्टाइल जो आपको लेवल मिलेगा वो पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलता। सेटलमेंट की बात ये है तो गवर्नमेंट हर चीज को लीगल तरीके से देखती है। प्रॉब्लम तब आता है कि बच्चे जॉब तो कर रहे होते हैं लेकिन वो जस्टिफाई नहीं कर पाते वो काम क्या कर रहे हैं, उनकी अर्निंग कितनी है। दिक्कत तब आती है। सी यूएस में सिंपल रूल है, आप वर्क परमिट लीजिए, व्हाइट कॉलर जॉब कीजिए, प्रॉपर टैक्स दीजिए, आपका कोई लीगल क्रिमिनोलॉजी में कोई केस नहीं होना चाहिए, मतलब कोई ड्रिंक एंड ड्राइव या कुछ डिस्प्यूट नहीं होना चाहिए, आपको पीआर इजिली मिल जाएगी। सर, हर किसी को एक सिविलाइज सिटीजन चाहिए होता है, वो नहीं चाहते कि आप उनकी इकोनॉमी में आके कुछ ऐसा करें जो उनके लिए अनएथिकल हो। तो अगर आप जेन्युइन तरीके से रहते हैं, आप चीज़ों को फॉलो करते हैं, आप रूल्स को फॉलो करते हैं, तो पीआर सर सब जगह अवेलेबल है। इवन अगर मैं यूएस की बात करूं, जब आप H1B वीज़ा ले लेते हैं उसके बाद 2 साल तक आपने व्हाइट कॉलर जॉब करनी होती है, अच्छी सैलरी होनी चाहिए, आपकी टैक्स पे करते होना चाहिए, आप ग्रीन कार्ड के लिए एलिजिबल हो जाते हैं सर। सो एक क्वेश्चन है, अभी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के माइंड में ये भी चल रहा होगा कि अपकमिंग इनटेक्स कौन कौन सी हैं, और उसके लिए कब से हमें प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए। तो ये बता दीजिए कौन कौन सी इनटेक्स अभी अवेलेबल हैं, और स्टूडेंट को क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन अभी से प्रिपेयर करने चाहिए। सर, यूएस में मेजर 2 ही इनटेक होते हैं, सितंबर एंड जैन इनटेक। अभी हमारा जैन 23 अवेलेबल है, जिसके लिए हम नवंबर के 10 या 15 तक हम ऑफर लेटर एक्सेप्ट कर रहे हैं। बच्चा जैन इनटेक के लिए अप्लाई कर सकता है। इसमें बेनिफिट ये है कि बच्चा अगर साथ साथ किसी और कंट्री के लिए देख रहा है, जैसे कि मैं कनाडा की बात करूं, उसमें थोड़ा डिले चल रहा है, मतलब ऑफर लेटर आने में टाइम लग रहा है, इनटेक्स काफ़ी लेट मिल रहे हैं, तब तक बच्चा अगर एज ए बैकअप ऑप्शन देखे तो वो यूएस को कंसिडर कर सकता है। बेनिफिट क्या है कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट यहाँ पे कुछ भी नहीं है, बच्चा को इनिशियली कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं है, ना यहाँ पे कोई जीआईसी है, ना इनिशियल कोई कॉलेज पेमेंट फीस करनी है, सिर्फ फंड शो करना होता है जो आप अपने रिलेटिव के अकाउंट में भी दिखा सकते हैं। तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि एक बार अगर आप खुद पे कॉन्फिडेंट हैं, आपको लगता है कि आप बात कर सकते हैं, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं, तो एक बार यूएस जरूर ट्राई कीजिए, बिकॉज इनिशियल इन्वेस्टमेंट कुछ भी नहीं होता है, और भरत जी बैठे हैं, ये आपकी पूरी हेल्प करेंगे, पूरी गाइड करेंगे। मीनवाइल फिर भी अगर कोई डाउट रहता है यूएस के रिगार्डिंग, आप मुझसे बात कर सकते हैं, मैं आपको गाइड करूंगा कि यूएस जाने के बेनिफिट्स क्या हैं और क्यों यूएस को एक बार कंसिडर करना चाहिए। सर, बेनिफिट तब होता है जब हम दो चीज़ों को कंपेयर करते हैं और देखते हैं कि हमारे लिए बेस्ट क्या है। बिल्कुल। सो थैंक्स आदित्य जी, आपने काफ़ी सारी क्वेरीज जो है स्टूडेंट्स की क्लियर करी। और मैं बताना चाहता हूँ कि काफ़ी सारी आपकी क्वेरीज आ रही थी क्योंकि जनवरी इनटेक में काफ़ी सारे कॉलेजेस जो हैं वो यूएस की तरफ भी इनटेक एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, बंद हो रहे थे। जी जी, काफ़ी सारे बंद हो चुके हैं, तो इसलिए मेरा डाउट था कि मैं आपसे क्लियर करूं। तो जैसे कि मैं आप सभी को बताना चाहता हूं, जनवरी इनटेक अवेलेबल है, नवंबर तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, और टीम सिल्वर मैपल की तरफ से और यूनिवर्सिटी एंड कॉलेजेस की तरफ से आपको डायरेक्ट सपोर्ट हमेशा मिलता रहेगा। सो थैंक्स मिस्टर आदित्य अपना टाइम देने के लिए।
थैंक यू वेरी मच सर, आपने शो पे बुलाने के लिए। उम्मीद करते हैं हम आपसे दोबारा जरूर मिलेंगे, वेलकम। और कोई भी कंसर्न है आप हमें अप्रोच कर सकते हैं, भरत जी को मिल सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। ओके।